तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हमारे साथ फिर दोबारा कविता जी की बड़ी बहन बबीता जी आ गई हैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने में हमारे साथ। तो पिछली बार एक कमेंट आया था कि भाई वीडियो को थोड़ा शॉर्ट और क्रिस्प रखा जाए, तो मैं वही सी चीज़ के लिए कोशिश करूंगा। बट क्या करूँ, एक्सप्लेन करते करते क्वेश्चन बड़े हो ही जाते हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं MMPF 002 मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसका नाम है कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। ये पेपर हमारा चौथा पेपर है इस टर्म में, ठीक है। तो इसको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगेन क्रिस्प वे में ही वीडियो को एक्सप्लेन करूंगा। 2023 का सॉल्व पेपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ। सो नेक्स्ट ओवर टू मिस बबीता जी, जो हमारे इस क्वेश्चन को पढ़ने वाली हैं। बबीता जी प्लीज पढ़िए। हाय दोस्तों, what do you understand by wealth maximizations and maximization of or profit pool? Discuss the different type of financial decision. Wealth maximizations and profit pool maximization are both strategic objectives pursued by businesses. What they focus on different aspects of financial management. First है wealth maximizations. Wealth maximizations refers to the goal of increasing the net worth of the shareholders or stakeholders of a company. It emphasizes long-term value creation rather than short-term profit maximizations. This concept takes into account the time value of money and considers both the quantity and quality of return. Wealth maximization considers not only profits but also factors such as risk, timing and sustainability of earnings. ठीक है, ओवर टू मी। अब यहाँ से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो क्या है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और क्या है आपका मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये दोनों कैसे डिफरेंस है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वहां पे सिर्फ आपका मेन गोल क्या है, आप ये समझिए कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में आपका सिर्फ प्रॉफिट्स पे फोकस नहीं कर रहा, आपका ओवरऑल वेल्थ पे डिपेंड किया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि भाई लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन की बात होती है। सिर्फ ये नहीं कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स गेन किया और उसके बाद कंपनी के, जैसे टाटा एक कंपनी जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे काम करती है कि वो प्रॉफिट्स को उतना फोकस नहीं रखती, अपने कस्टमर सर्विस को, अपनी कंपनी की ब्रांड इमेज को, अपनी ओवरऑल स्टेक होल्डर्स को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाले नोटेशन पे काम करती है, क्योंकि उनको बहुत लॉन्ग रन में ग्रो करना है। उनको एक बहुत अच्छी कंपनी बनाई है उन्होंने, जिसको उनकी क्रेडिबिलिटी पे काम करते हैं। ऑन द अदर हैंड कोई छोटी कंपनी है जैसे कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बायजूस वाज अ कंपनी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस थी। जिन्होंने क्या करा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट पूल उनका फोकस था बायजूस का। बायजूस ने क्या किया, उसने बहुत सारे बैड डेट्स ले लिए, उसने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स ले ली बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स से। अब उसके बाद क्या हुआ, उस पर प्रेशर आ गया कि भाई आपको मेरे स्टेक होल्डर से आपने जो इन्वेस्टमेंट ली है उसको वापसी भी करना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम किया। उन्होंने बच्चों को बरगलाना स्टार्ट कर दिया कि आप ये ऐप चलाओ, ये चलाओ। उनकी सेल्स फोर्स बच्चों को और पेरेंट्स को बेवकूफ बनाना स्टार्ट करती थी और अपने एप्स को बेचती थी। तो उससे क्या हुआ, उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फोकस रहा। और आज बायजूस कहीं पर भी नहीं दिखती है। अगर आप देखोगे तो बायजूस कंपनी अब ऑलमोस्ट शट डाउन हो गई है। तो उनका फोकस क्या था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट पूल। तो प्रॉफिट पूल मैक्सिमाइजेशन ऑन द अदर हैंड फोकसेस ऑन कैप्चरिंग द मैक्सिमम शेयर प्रॉफिट्स अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और मार्केट सेगमेंट. It involves strategies such as cost leadership, differentiation, and market expansion to increase company's portion on the overall profit within its industry. Unlike wealth maximization, which is concerned with the stakeholders' wealth, profit pool maximization can involve broader stakeholder interest. तो देखो गलत कुछ नहीं है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी ठीक ही है, पर उसको क्या होता है इसमें ना बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या है कि आपको सब चीजें कंसीडर करके चलनी पड़ती है। तो आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं करते, ज्यादा लालच कम है थोड़ा सा उसमें, बस ये वाली बात है। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे होते हैं भाई, फाइनेंशियल डिसीजन कैसे होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन कैसे हैं, आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में, जैसे आप भी करते हो ना, गोल्ड में, शेयर में, एफडीज में, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिर है फाइनेंशिंग डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन हैव डिटरमाइन द ऑप्टिमल मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी टू फाइनेंस द कंपनीज ऑपरेशंस एंड इन्वेस्टमेंट। भाई आप डेट ले रहे हो या फिर इक्विटी से काम चला रहे हो, ये चीज आपकी डिसाइड करनी पड़ती है फाइनेंशियल डिसीजन।
आप डेट यानी आप जैसे लोन अप्लाई कर रहे हो या इक्विटी, या आप अपने शेयर्स को आगे सामने कंपनीज में या लोगों में शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जिससे कि आपके फाइनेंसिंग यानी आपके पास कैपिटल आए। डिविडेंड डिसीजंस revolve around how much of the company's earnings will be distributed to shareholders in the form of dividend and how much will be retained to reinvestment in the business। आप लोग अगर शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ आता होगा कि ईयरली आपके पास डिविडेंड डिक्लेयर करती है कुछ कंपनीज। वो क्या डिविडेंड होता क्या है भाई, कंपनी को प्रॉफिट्स कितना हो उतना वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स में, और उसका कुछ पोर्शन वो अगेन अपने पास रखकर री इन्वेस्ट कर देती है अपने बिजनेस में। तो ये होता है डिविडेंड्स। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अपने लोन्स का मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट कैसे करती है कंपनीज। द इन्वॉल्व्स मैनेजिंग ऑफ कंपनीज शॉर्ट टर्म असेट्स and liabilities to ensure smooth operations and optimize liquidity. It includes decisions related to inventory management, accounts receivable and payable, and cash management. Risk management, financial decisions also involves managing various risks that the company faces, such as market risk, credit risk, and operational risks. ठीक बात है, रिस्क मैनेजमेंट करना भी डिसीजंस है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इन्वॉल्व्स हाउ डिटरमाइनिंग द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड टू फाइनेंस द कंपनीज ऑपरेशंस। ठीक बात है, कैपिटल वही डेट फाइनेंस के तरह से। तो ईच ऑफ दिस फाइनेंशियल डिसीजंस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द फाइनेंशियल हेल्थ एंड performance of a company, and effective management of these decisions is essential for achieving wealth maximization and profit pool maximization objectives. What do you understand by capital structure? Explain the criteria for determining pattern of capital structure and discuss the factor influencing pattern of capital structure. ठीक है जी। What do you understand by capital structure? Explain the criteria for determining pattern of capital structure and discuss the factors influencing pattern of capital structure. इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर refers to the mix of different sources of funds that a company utilize to finance its operation and investments. समझ में आ गया कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल माने पूंजी। पूंजी क्या है? डिफरेंट सोर्स फंड्स की गैदर करने के लिए। फंड्स कहां से गैदर होते हैं भाई? देखो बहुत सारे तरीके होते हैं। एंजल इन्वेस्टिंग होती है, आप बैंक से लोन लेते हैं, या आप अपनी इक्विटी शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या आप डिबेंचर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उस तरीके से आप फंड इकट्ठा करती है कंपनी। तो वो तरीके हैं डिफरेंट टाइप्स कैपिटल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं? तो पहला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। One criterion for determining the pattern of capital structure is minimizing the cost of capital. The cost of capital is the rate of return that a company must earn on its investment to satisfy by its investor. By optimizing the mix of debt and equity, a company can minimize its overall cost of capital, which maximize its value. तो भाई cost of capital को अगर हम कम कर देंगे, हम cost of capital को अगर कम कर देते हैं तो उससे क्या होता है? उससे हमारा कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा, यानी कंपनी के पास कैपिटल ज्यादा आएगा। ठीक बात है। आप कैपिटल का कॉस्ट कम कर देंगे, आप यानी जो सामान रॉ मटेरियल पहले 50 रुपए किलो का लेके आ रहे थे, अगर वो आपको 48 रुपए किलो मिलने लग जाए तो आप क्या करोगे? आपको फायदा होगा, आपके पास यानी फंड ज्यादा रहेंगे। और वहीं पर आप मान लीजिए 50 किलो, पहले आपको 50 किलो मैदा लगता था पापे बनाने में, अब आपको पता लग रहा है कि लो सीजन चल रहा है, तो आपने 50 किलो में क्या देखा कि मैदे की जगह अगर हम इसमें सूजी ज्यादा मिलाए तो लोगों को टेस्ट भी मिल रहा है, और मैदे से सस्ता में सूजी पड़ रहा है, रवा, तो हम रवा मिला रहे हैं। समझ रहे हो? वही होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मिक्सचर, कि आपने कहीं ना कहीं कैपिटल का कॉस्ट को सेव किया। फिर है रिस्क टॉलरेंस। अनदर क्राइटेरियन ऑफ द कंपनीज इज रिस्क टॉलरेंस। डिफरेंट इंडस्ट्री एंड कंपनी हैव वेरिंग लेवल्स ऑफ रिस्क टॉलरेंस बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज मार्केट वॉलिटिलिटी, regulatory environment and business model. A company's capital structure should be aligned with its risk tolerance to ensure financial stability and sustainability. देखो रिस्क टॉलरेंस समझो, रिस्क माने जोखिम, टॉलरेंस माने सहने की क्षमता। तो हर किसी का एक रिस्क टॉलरेंस लेवल होता है। जब आप समझते हो बर्दाश्त करना, सही बोला है बबीता जी ने, सही बोला है, बर्दाश्त करना। तो जोखिम बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है कि अगर आपको इससे ज्यादा लॉस हो रहा है तो आपको वहां पे वो प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा, कि इससे ज्यादा आप फिर, अब मान लीजिए आपके डिमांड, आपने वो सूजी वाला एग्जांपल लिया, अब आपने मैदे की सूजी तो मिला ली, पर लोगों को टेस्ट एकदम बेकार लगने लगा उसका पापे का, और आपकी सेल धड़ाधड़ गिरने लगी। तो आपका एक सर्टेन लेवल है कि अगर इससे कम सेल्स हो रही है तो मुझे फिर कुछ डिफरेंट अप्रोच लानी पड़ेगी, मुझे अपने प्रोडक्ट पे जाना पड़ेगा। तो ये चीज होती है रिस्क टॉलरेंस लेवल। फिर आपका फ्लेक्सिबिलिटी, कितना लचीलापन है आपके कंपनी में। फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन
अ कंपनी स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन रेजिंग एडिशनल कैपिटल व्हेन नीडेड, अडेप्टिंग टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इज डिजायरेबल। फ्लेक्सिबिलिटी, आप किसी एक ही रूल पे नहीं चल सकते कि भाई एक कंपनी ने फॉलो कर रखा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी इक्विटी शेयर ही मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करता रहूंगा और उसी से फंड्स गैदर करूंगा। नहीं जी, कभी कभी आपको सामने से डिबेंचर्स भी करने पड़ेंगे, कभी आपको लोन भी लेना पड़ेगा। हो सकता है कि आप अपने रिसीवेबल्स रिसीव करने के लिए जो आपकी कैपिटल आप मार्केट में प्रोडक्ट चलाते हो उनकी रिकवरी आपकी कितनी अच्छी है फंड्स को गैदर करने के लिए, तो आपको वो सभी भी ध्यान रखनी पड़ेगी। सिर्फ एक ही मेथड से आप नहीं रिलाई कर सकते। मान लीजिए आप सिर्फ लोन पे रिलाई कर रहे हैं और कल को सामने वाला बैंक आपको लोन देने से मना कर देगा, तो आपके पास कैपिटल की दिक्कत हो जाएगी ना फिर उस केस में। तो इसलिए कैश फ्लो को भी मैनेज करना पड़ता है और सब चीजें अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है। मार्केट की कंडीशन, मार्केट कंडीशन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट्स, इन्वेस्टर सेटलमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग ऑप्शंस। भाई मार्केट कंडीशन क्या है? अगर मान लीजिए रेपो रेट बढ़ गया है तो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि फिर आप मार्केट में बैंक से लोन लो? नहीं, क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट हाई देना पड़ेगा। बट ऑन द अदर एंड अगर मान लीजिए रेपो रेट कम हो गया तो आप क्या चाहोगे कि आप लोन बैंकों से अवेल करो, ज्यादा बोरो करो। यही तरीका होता है मार्केट कंडीशन किस तरीके की आपको इन्फ्लुएंस देती है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू अ कंपनी ऑल्सो प्ले अ रोल इन डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। भाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, आपके पास वास्ट एक्सपेंशन है। आप ऑन द अदर हैंड आप समझते हो कि जैसे इंडिया है, एआई बूम कर रहा है, अब आपने एक कंपनी खोली जो एआई बेस्ड कंपनी है, जो एआई सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, तो आपको पता है कि भाई और अब जो आने वाले कुछ साल हैं वो बहुत ही क्रूशियल हैं आपके लिए, जब तक टेक्नोलॉजी नहीं बदलती है फिलहाल। तो आप क्या करोगे? आप मार्केट से ज्यादा पैसा लोगे, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे और आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराना चाहोगे। अब चैट जीपीटी है, जेमिनी भी है, परप्लेक्सिबिलिटी एक इंडिया का ऐप आया है, तो हर तरीके की ऐप अपने आप को प्रमोट कर रही है। बट हम सबको पता है कहीं ना कहीं चैट जीपीटी इन सब में मोस्ट क्रूशियल प्लेयर है और चैट जीपीटी का अभी कोई मुकाबला नहीं आ रहा है। जेमिनी भी हमने ट्राई किया है, मैंने परप्लेक्सिबिलिटी भी ट्राई किया है, बट मुझे वो उतना जमता नहीं है। तो चैट जीपीटी अभी तक इस गेम को जीत रहा है और इसके लिए उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है और लोगों का यूज भी ज्यादा है। फिर आपका टैक्स कंसिडरेशन, टैक्स कंसिडरेशन सच एज टैक्स डिडक्टिबिलिटी एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स और डेट इंपैक्ट ऑन द चॉइस बिटवीन डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग। भाई आप ये देखिए कि आपको टैक्स, बहुत सारी कंपनी है जिनको सच बताऊं तो लोन लेने की कोई नीड ही नहीं है, बट वो लोन लेती है। क्यों लेती है? ताकि उनका टैक्स बचे। आप अगर आपकी कंपनी ने लोन ले रखा है तो क्या होता है, आप दिखा सकते हो कि भाई मैं मेरे पास ऑलरेडी एक लोन चल रहा है जिसकी वजह से आप टैक्स सेव कर लेते हो। तो बहुत सारी कंपनी की बहुत सारी नीड्स है, तो उसके लिए भी वो लोग लोन्स लेते हैं और वो सारा पेमेंट कैश में नहीं करना चाहते, कैश में डील नहीं करना चाहते। इंडस्ट्री के नॉर्म्स, इंडस्ट्री नॉर्म्स एंड पीयर कंपैरिजंस कैन इन्फ्लुएंस अ कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस। अब सिंपल सी बात है, एक कंपनी ने मान लीजिए अपनी पैकेजिंग बहुत अच्छी कर ली है, गुड्डे के बिस्किट ने अपनी पैकेजिंग को बहुत अच्छा कर लिया है। अब उसकी राइवल कंपनी कौन है? राइवल कंपनी ब्रिटानिया की कहीं ना कहीं पार्ले है। अगर पार्ले अपने बिस्किट्स की पैकेजिंग को बहुत ही नॉमिनल रखता है, बहुत ही खराब रखता है, तो क्या पार्ले की डिमांड रहेगी? नहीं। तो ब्रिटानिया के कंपटीशन को बीट करने के लिए कहीं ना कहीं पार्ले को भी अपनी पैकेजिंग ठीक करनी पड़ेगी और उसके लिए उसके क्या है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स, क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को? पहले तो बिजनेस का रिस्क, द नेचर एंड वॉलिटिलिटी ऑफ अ कंपनीज बिजनेस एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस। सिंपल सी बात है, बिजनेस रिस्क किस तरीके का काम है। अगर कोई सीजनल काम है तो वहां पे कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा? जब हमारा सीजन होगा तब हम ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट रखेंगे, जब हमारा सीजन लो होगा तो हम कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कम रखेंगे। बिजनेस का मॉड कैसा है वो डिपेंड करता है। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी इंक्लूड्स एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स एंड इंटरनल कैश रिजर्व्स अफेक्ट्स कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर चॉइसेस। तो सिंपल सी बात है, कितना कैश फ्लो आपके कंपनी में ऑलरेडी रखा हुआ है और कितनी आपकी फाइनेंसिंग नीड्स है, उसको हमेशा कंट्रोल करते रहना। आपको लगता है कि भाई अभी अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा चल रहे हैं मार्केट में, अभी बोरोइंग रेट ज्यादा है, रेपो रेट ज्यादा है, तो मैं अभी अपने रिजर्व कैश को यूज करता हूं ऑपरेशंस के लिए रेदर देन बोरो करने के लिए। ऑन द अदर हैंड जब मेरे को समझ में आता है कि भाई मेरे जो कैश रिजर्व है उसको मैं इन्वेस्ट ज्यादा कर दूंगा मार्केट में तो मुझे ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा, और अभी जो मैं बोरो करूंगा तो वो मुझे कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो मैं उस केस में क्या करूंगा, मैं बोरो कर लूंगा। यही सब चीजें होती है। प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो, द प्रॉफिटेबिलिटी and cash flow generation capacity of a company influence its ability to service debt and attract equity investors। ठीक बात है। Profitability and cash flow,
द प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो जनरेशन कैपेसिटी ऑफ कंपनी इन्फ्लुएंस इट्स एबिलिटी टू सर्विस डेट एंड अट्रैक्ट इक्विटी इन्वेस्टर्स। क्या होता है प्रॉफिटेबिलिटी जब होती है, जब कोई कंपनी प्रॉफिट कर रही होती है तो क्या करती है, आईपीओ वगैरह डालती है। कोई भी कंपनी आईपीओ देती है, शेयर में पैसा लगाती है। आप देखते हो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, प्रॉफिट अच्छे कर रहे हैं, अच्छा क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हम उसके शेयर को खरीदते हैं और सामने वाली कंपनी है उसकी वजह से अपने इक्विटी शेयर्स इन्वेस्टर्स को देती है, डिबेंचर्स के फॉर्म में या इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में। फिर साइज एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। The size and growth opportunities of a company impact its capital structure decisions. Larger companies with established operations and access to capital markets may have more flexibility in their capital structure choice compared to the smaller firms or startups. Regulatory environment. Regulatory factors such as capital adequacy requirements imposed by regulation influence a company's capital structure. इन्वेस्टर की प्रेफरेंसेस, भाई इन्वेस्टर किस तरह का इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इक्विटी लेना चाहते हैं या फिर उस कंपनी में कैसे वो डिबेंचर्स के फॉर्म में लेना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि रिलायंस के इक्विटी शेयर्स भी बहुत सारे लोग लेते हैं और कुछ फाइनेंस कंपनीज है जो अपने डिबेंचर्स को डेट्स को डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर्स भी बहुत लेते हैं। कुछ लोग गोल्ड के फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे ईटीएफ्स या फिर ई डिजिटल गोल्ड, इस तरीके की चीजें लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का सबका अलग प्रेफरेंस वे है। What is project management? Briefly explain the sequential activities involved in planning of project work and discuss in detail the concept of work breakdown structure. WBS. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द डिसिप्लिन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्सिक्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग प्रोजेक्ट्स टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स विद इन अ डिफाइंड स्कोप, बजट एंड टाइमलाइन। तो क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्या है देखो समझ में आ रहा है नाम से ही, परियोजना का नियंत्रण। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे होगा, उसकी प्लानिंग, उसकी ऑर्गेनाइज एग्जीक्यूट करना, उसका कंट्रोल करना और उसके क्लोजर को। आपका परियोजना में जैसे आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, अपना MMPP001 एक प्रोजेक्ट है ना, तो उसमें क्या करोगे आप, पहले आप रॉ डेटा लोगे, डेटा एनालिटिक्स करोगे, उसके बाद उसको डेटा को सेग्रीगेट करोगे, टेबुलर फॉर्म में लाओगे, फिर उसके कंक्लूजन दोगे। इसी तरीके से करोगे ना एक प्रोजेक्ट को। कोई छोटा प्रोजेक्ट हो, मैं कह रहा हूँ एक मैगी बनाना भी एक प्रोजेक्ट है। अगर आप देखो तो मैगी बनाना भी एक 2 मिनट का प्रोजेक्ट है। आप बाजार गए, आपने मैगी का पैकेट लाया, उसमें आपने उबाला, उसको मसाला डाला, उसमें आपने कुछ फ्राई किया, मटर डाली, उसके बाद आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आया जिसको खाने में आपको टेस्ट लग रहा है, तो वो भी एक तरह का प्रोजेक्ट है। इसी तरीके से समझिए बस। अब सिक्वेंशियल एक्टिविटीज इन्वॉल्वड इन प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कैसे सीक्वेंस चलता है वो देखिए। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट को ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कीजिए कि आप अपने प्रोजेक्ट से चाहते क्या हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो द इनिशियल स्टेप इन्वॉल्व्स क्लियरली डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट्स गोल। प्रोजेक्ट का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, डिलीवरेबल्स क्या है। तो ठीक है, सेकंड क्या है, Creating a work breakdown structure. WBS. The project scope is broken down into smaller manageable components through a work breakdown structure which organizes and defines the work to be done. तो क्रिएटिंग अ वर्क डाउन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। भाई देखो सिंपल सी बात है, आप क्या करते हो, किसी भी चीज को आसान बनाने के लिए आप क्या करते हो, उस चीज को टुकड़ों में बांट देते हो। अगर आप इकट्ठे सब कुछ लेके बैठोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट आप क्या करते हो, हर चीज को थोड़ा थोड़ा बांट देते हो। जैसे आपने ऑब्जेक्टिव पहले डिफाइन किया, उसके बाद हमने क्या किया, प्रोजेक्ट के स्कोप को ब्रोकन डाउन किया स्मॉलर और मैनेजेबल कंपोनेंट्स में, कि भाई पहले मैं इसकी ऑब्जेक्टिव, इस पे ऑब्जेक्टिव पे काम करूंगा, फिर मैं उसके बाद इसके लिए रिव्यू देखूंगा, फिर मैं उसके डाटा एनालिटिक्स देखूंगा, फिर मैं धीरे धीरे उसे टुकड़ों में बांट देना। तो इसी को हम बोलते हैं WBS यानी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। थर्ड है आपका identify activities. Once the project scope is defined, specific tasks and activities required to be accomplished, the project objectives are identified. तो identify activities, अब जब आपने ब्रेकडाउन कर लिया, आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को पहचान लिया, तब आप क्या करोगे, आप एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करोगे कि उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए आपको करना क्या है, आपको कौन सी किताबें पढ़नी है, आपको किन लोगों के पास जाना है, आपके किन लोगों से सवाल पूछने हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप स्कूल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपको कुछ टीचर से, कुछ प्रिंसिपल से, कुछ स्टूडेंट से ही बात करनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप ये किसी सिविल इंजीनियर से बात करनी है, यानी कोई कंस्ट्रक्शन काम करना है, तो आप किससे बात करोगे, कुछ लेबर से बात करोगे, कुछ सिविल इंजीनियर से बात करोगे, कुछ प्रोजेक्ट टेंडर्स जो होल्ड करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, उनसे बात करोगे, है ना। तो आप जिसकी फील्ड में काम कर रहे हो, जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप उसके एक्सपर्ट से बात करोगे या उनके लेमन से बात करोगे। Sequencing activities are then sequenced in order they need to be performed. Consider dependencies, constraints and logical relationship between the tasks.
फिर आपको सीक्वेंस सेट करना है कि भाई आपको किसी से बात करनी है। अब ऐसा है कि सीक्वेंस का मतलब समझते हो ना कि पहले किससे बात करनी चाहिए। अब मैं सबसे पहले किसको अप्रोच करूंगा, भाई मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल सी बात है। अगर मैं मान लीजिए एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स इन रिटेल बैंकिंग, तो मेरे को सीक्वेंस सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो मुझे ऑब्जेक्टिव्स दिखाना चाहिए भाई कि कहाँ से। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर मैं इंटरनेट से डेटा रिसोर्सेज लेकर लूंगा। फिर उसके बाद मैं 3 किताबें ऑलरेडी किसी के रिसर्च को पढ़ूंगा जिन्होंने इस पे कुछ काम किया हुआ है। उसके बाद फिर मैं जाके लोगों को अप्रोच करूंगा। देखिए अगर मैं पहले ही सबसे पहले लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट कर दूं तो क्या होगा, यदि मुझे ही नहीं पता कि मुझे क्या सवाल पूछने, तो मैं लोगों से क्या पूछूंगा। अगर मैं पढ़ लूंगा 4 किताबें, 4 प्रोजेक्ट्स को पकड़ लूंगा, तो उससे क्या होगा, मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई मुझे क्या सवाल लोगों से पूछने हैं। तो वही चीज होती है, सीक्वेंसिंग हमें करनी है। एस्टिमेटिंग रिसोर्सेज, project resources such as personal equipment, materials and budget are estimated for each activity based on the requirements and constraints identified during the planning. एस्टिमेटिंग कर रहे हैं रिसोर्सेज को कि भाई क्या खर्चा लगने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है, कितने लोग लगने वाले, रिसोर्सेज का एस्टिमेट करना पहले से कि भाई मेरे को ये प्रोजेक्ट बनाने में कितना खर्चा लगेगा, कितने लोगों के पास जाना पड़ेगा, कितने लोगों के पास कितना टाइम देना पड़ेगा, वो सबका रिसोर्स का एस्टिमेट करना। डेवलपिंग अ शेड्यूल, अब भाई शेड्यूल बनाना है। आपका ये नहीं है कि आज आपने कितने दिन में काम करना है, एक प्रोजेक्ट बंदा बना रहा है, अब कितनी एक टाइम लिमिट्स होती है ना हर चीज की। तो जैसे एक यूजुअली एक प्रोजेक्ट को बनने में 1 महीना लगना चाहिए मेरे हिसाब से। आपका अगर आप इग्नू का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको 1 महीना लगेगा। वही अगर आपको कोई एक पुल का बनाने का काम है तो वो उसके लिए 1.5 साल भी लग सकता है। ठीक है, प्रोजेक्ट है तो ब्लूप्रिंट जो बनाते जाते हैं उसमें टाइम लगता है। आपका कितना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है उतना आपको टाइम लगता है, पर आप एक शेड्यूल बनाते हो कि भाई मैं इस तारीख तक इसको कंप्लीट कर दूंगा। आइडेंटिफाई रिस्क, अब हर चीज सही नहीं होती, आपको रिस्क पहले से टॉलरेंस लेना पड़ता है कि इसको करने में क्या मेरे को प्रॉब्लम्स आने वाली है, कहाँ पे मुझे दिक्कतें आएंगी, वो चीज भी आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। रिस्क क्या है। क्रिएटिंग अ बजट, खर्चा पहले ही एस्टिमेट करना पड़ता है कि कितना कॉस्ट लग जाएगा। डेवलपिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, quality standards are criteria for establishing and ensure that project deliverables meet the specified requirements and expectations of stakeholders। भाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी आपको मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। स्पेसिफिकली जब ये बात आती है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की, मेगा प्रोजेक्ट्स की, तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट कुछ प्रोजेक्ट्स को ISO या इस तरीके BIS और भी जो स्टैंडर्ड्स सेट करती है उन प्रोजेक्ट्स के थ्रू उनको पहले रन कराया जाता है कि भाई ये प्रोजेक्ट जो बना रहे हो उसके पीछे बहुत हैवी कॉस्ट लगने वाला है, तो इसको वेरीफाई करो, तो उसे डबल चेक किया जाता है। कम्युनिकेटिंग द प्लान, फिर आपने अपने कम्युनिकेशन करना है। वो जो प्लान आपने बनाया है वो आप अपने मन से तो बहुत अच्छी से बनाते हैं। जब हम कुछ भी बनाते हैं हमें लगता है हमने तो बहुत ही औसम कुछ काम कर दिया है, बट नहीं। फिर आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के पास जाते हो, उनसे पूछते हो कि भाई ये प्लान है, आपका क्या प्रिव्यू है इसके ऊपर। जैसे कि अगर आप एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हो तो उसमें आपका गाइड है या आपका सुपरवाइजर है, ही विल गाइड यू। आपको तो लगेगा कि आपने बहुत ही अलग लेवल की चीज कर दी है, बट ही विल रीड इट आउट और वो आपको गाइड करेंगे कि नहीं नहीं ये चीज ऐसे मत करो, यहाँ पे ये कर लो, यहाँ पे ये कर लो। अगर वो अच्छे गाइड हुए तो, अच्छे सुपरवाइजर हुए तो वो आपको जरूर गाइड करेंगे। वर्क ब्रेकडाउन सोर्स स्ट्रक्चर्स, अब WBS को एक बार पढ़ लेते हैं, तो बबीता जी कृपया करके आप पढ़ के बताइए इसको। A work breakdown structure WBS is a hierarchical decompositions of the project scope into smaller, more manageable components called work packages. Each work package represents a deliverable or a discrete task. क्या बोल रहा है वो, वर्क पैकेजेस में बांट दो। सिंपल सी बात है, मैंने पहले समझाया था, बड़े काम को छोटे टुकड़ों में बांट दो और ताकि उसको हायरार्किकल वेज में बांट दो कि भाई जो छोटा काम कोई और कर सकता है उसको हम छोटे लोगों में बांट दें, जो बड़ा काम है उसको हम किसी बड़े लोगों को बांट दें। सिंपल सी बात है। अगर कोई बौद्धिक काम है जहाँ पे बुद्धि लग रही है, उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं उन लोगों में दूंगा जिसको समझने की सोचने की इंटेलेक्चुअल लोगों को दे दूंगा वो वाला काम। जहाँ पे लेबर की जरूरत पड़ रही है उस प्रोजेक्ट में मैं उसको किसी दूंगा, लेबरों को दे दूंगा कि भाई लेबर लोग ये काम आप संभालो। ठीक है, ग्राउंड रिपोर्ट पे हर काम हर किसी से नहीं करवाया जाता। तो ये है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स की कंपोनेंट्स। क्या है भाई वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स के? हायरार्की। The WBS follows a hierarchical structure with the project scope represented to the top level and progressively detailed work packages at lower levels। जो मैंने आपको समझाया कि जहां पे बहुत बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जहां पे बहुत समझ का काम है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ समझदार लोगों के पास जा रहे हैं, कुछ बड़े लेवल के ओहदे के लोगों के पास जा रहे हैं, और वहीं पर जो काम लेमन लेवल पर हो जाता है वो हम लेबर से भी करवा सकते हैं। Deliverables oriented, each level of WBS represents a deliverable or sub deliverable project, allowing a clear identification of the work
टू बी परफॉर्म। डिलीवरेबल्स ओरिएंटेड, हर बंदे को अपना काम का पता होना चाहिए भाई क्या डिलीवरी देनी है। जानने मानिए आपको एक एक्सेल आरबीआई को रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा भाई, मैं एक्सेल के फॉर्मूला और एक्सेल की ड्रॉ शीट तो बच्चों से बनवा लूंगा, जो मैं यहाँ स्टाफ ऑफिसर भी बैठा हुआ है उससे भी वी लुकअप शुगर लुकअप लगवा लूंगा, बट उसको क्रॉस वेरीफाई करने का काम किसका है, जो उसके ऊपर की लेवल की एक ब्रांच है, ठीक है। वो डाटा एक रॉ डाटा मेरे को बना के दे देंगे लोअर लेवल के बंदे, फिर मैं उसको मैनेजर लेवल के लोगों से चेक करवा दूंगा, और फिर एंड में टॉप लेवल यानी नेशनल हेड्स और लोकेशन हेड्स उनको बोलूंगा कि आप रिव्यू करो, क्योंकि ये डाटा आरबीआई को क्रूशियल जाना है बैंक का, ठीक बात है। फिर है डिकम्पोजिशन, द प्रोजेक्ट स्कोप इज डिकम्पोज इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल कंपोनेंट्स थ्रू अ सेंसिटिव सक्सेसिव लेवल्स ऑफ डब्ल्यूबीएस। डिकम्पोजिशन, द प्रोजेक्ट स्कोप इज डिकम्पोज इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल। अब क्या होता है, इसके बाद भी डिकम्पोज कर दो और टुकड़ों में बांट दो। अब क्या है, आपने जिससे बांटा था कि एक्सेल का डाटा आपने बांटा, अब उसमें भी आप बांट दो बाइफरकेशन कि भाई ये वाला डिपार्टमेंट आप संभालो, ऑडिट का आप संभालो, इंस्पेक्शन का आप संभालो, इंश्योरेंस का आप संभालो। डिकम्पोजिशन यानी और पार्ट्स में उसे बांट दिया, नैरो अप्रोच डाउन अप्रोच कर दी वाटरफॉल मैनेजमेंट के थ्रू। कंट्रोल अकाउंट्स, कंट्रोल अकाउंट्स आर एस्टेब्लिश्ड एट हाई लेवल्स ऑफ द डब्ल्यूबीएस और मॉनिटर द कंट्रोल द परफॉर्मेंस ऑफ द रिलेटेड वर्क पैकेजेस। कंट्रोल अकाउंट्स, अब जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उसको करने दो, अकाउंटेबिलिटी हर किसी की है। अब आपको थोड़ा फ्री स्पेस देना पड़ेगा भाई, आपको भरोसा करना पड़ेगा कि सामने वाला आपके हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मॉनिटर करना है, पर ये नहीं कि उसको पिन पॉइंट करना है। तो कंट्रोल अकाउंट सबको दे दिया जाए। वर्क पैकेजेस, तो वही जो मैंने बताया छोटे छोटे पैकेट्स में बांट दिया सबने हर किसी को, जिसको हम वर्क पैकेजेस बोलते हैं। नंबरिंग स्कीम, a numbering scheme is used to uniquely identify each components of the WPS, allowing a easy reference to the cross referencing with the other project management documents. नंबरिंग स्कीम, हर किसी को नंबर दे दो कि भाई 1 नंबर इसका है, 2 नंबर इसका है, 3 नंबर इसका है, और ये सब प्रोजेक्ट जब गैदर हो जाएंगे तो वो कंप्लीट प्रोजेक्ट को फॉर्म करेगी, जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है अथॉरिटी को। तो इसका लास्ट कंक्लूजन पढ़ के बताएंगे हमें बबीता जी प्लीज पढ़ के बताइए। Overall, the work breakdown structure is a fundamental tool in project management that provides a systematic and organized approach to planning, executing and controlling project work, enabling project teams to effectively manage complexity, allocate resources, track progress, and ensure successful project outcomes. ठीक है, अब है क्वेश्चन 4th। What are the various types of reports prepared for project management? Explain the concept of earned value and its application in project monitoring. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखा हमने ऊपर ही पढ़ा था, ठीक है, प्रोजेक्ट का नियंत्रण करना, वही चीज है। Various types of reports are prepared to monitor and communicate the progress, status and performance of a project of to stakeholders. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाई थी? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो आपको पता है कि भाई कैसे एक प्रोजेक्ट को हमने जज किया, कैसे उसको हमने आइडेंटिफाई किया, कैसे उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाए, वो सब तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। बट उसकी रिपोर्ट्स का क्या उसका काम है वो जरा देखते हैं। These reports provide valuable insights into project's health, identify areas concern and facilitates informed decision making. Some common types of project management reports are, पहले तो स्टेटस रिपोर्ट। स्टेटस रिपोर्ट provides a summary of the current progress of the project. स्टेटस रिपोर्ट क्या है कि एक समरी काइंड ऑफ बना दी कि भाई आपके प्रोजेक्ट में कितने दिन लग रहे हैं, क्या काम चल रहा है, कितना काम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, उसकी एक पूरी स्टेटस रिपोर्ट दे दी कि आज की डेट में उसका क्या चल रहा है, लाइव स्टेटस क्या है उस प्रोजेक्ट का। फिर है प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है कि भाई काम चल रहा है, हाँ क्या काम चल रहा है, नियंत्रण कैसे चल रहा है। 60 दिन में जैसे आपने एक टाइम लाइन ली कि भाई 90 दिन में प्रोजेक्ट खत्म होगा, 30 दिन बाद कोई आपसे पूछे कि भाई आप प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस चल रहा है, तो आप क्या देखोगे, आप उसे प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाओगे कि भाई ये काम इतनी स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है, यहाँ पे हमारा काम अच्छा हो रहा है, यहाँ पे हमें चैलेंजेस आ रहे हैं, वो सब आपको बताते हो। फिर है फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या, खर्चा कैसा ना लग रहा है, भाई आपने एस्टिमेट किया था भाई 60-90 दिनों में 1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर में, अब आपने दिखाया भाई 30 दिन में कितना खर्चा हो गया, आप बोलो ऑलरेडी 1 लाख रुपए खर्च हो गया, तो वो क्या भाई बाकी 60 दिन 50,000 में कैसे कंप्लीट कर पाओगे फिर आप। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट उस हिसाब से चलती है कि भाई आपके जो खर्चा एस्टिमेट किया था आप उसी के विधि में रह रहे हो ना, और यदि कॉस्ट बढ़ रही है तो सामने वाली पार्टी को आप इन्फॉर्म कर रहे हो ना कि भाई इस प्रोजेक्ट में थोड़ा खर्चा ज्यादा लग रहा है। रिस्क रिपोर्ट। रिस्क रिपोर्ट क्या है, कितना जोखिम है। रिस्क रिपोर्ट एक्सेस द प्रोजेक्ट रिस्क एक्सपोजर, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो रिस्क रिपोर्ट में क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या रिस्क है। एक मॉल का प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, एक बहुत ही सब अर्ब एरिया में एक मॉल बना रहे हैं, अब उसके बाद उसमें रिस्क क्या है,
रिस्क ये है कि कल को अगर वहां पे लोग नहीं बसे उस एरिया में तो क्या है, मॉल ऐसे खड़ा रह जाएगा, मॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर वहां पे अच्छे अच्छे लोग बस गए, वहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ हुई तो क्या होगा, मॉल अपने आप ग्रो कर जाएगा। क्वालिटी रिपोर्ट्स, quality reports evaluate the project's adherence to quality standards, specification, customer requirements. The track quality metrics reflects the rework customer satisfaction level and highlighting areas for improvement and process optimization. Quality reports कि भाई जो उसी मॉल में, मान लीजिए उसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, उस मॉल में हम किस ग्रेड का सीमेंट लगा रहे हैं, क्या किस ग्रेड की सरिया लगा रहे हैं, किस ग्रेड का हम क्या लगा रहे हैं, वो सब चीजें डिपेंड करती है। रिसोर्स रिपोर्ट, resource reports monitor the utilization of project resource such as personal equipment, materials and facilities. रिसोर्स रिपोर्ट, भाई क्या क्या सामान लग रहा है, कितना मैन पावर लग रहा है, कितने खर्चे लग रहे हैं, वो सब चीजें को देखने का रिसोर्स रिपोर्ट में आता है। कम्युनिकेशन रिपोर्ट, कम्युनिकेशन रिपोर्ट डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट द कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग मीटिंग, ईमेल्स, मेमोस एंड अदर कॉरेस्पॉन्डेंस। कम्युनिकेशन में कितना खर्चा लग रहा है, कितनी मीटिंग्स हमें रखनी पड़ी है, कितना हमें टू फ्रो हो रहा है, ट्रांसपोर्ट में लोगों के पास जाना पड़ रहा है, किन किन लोगों से बात करनी पड़ रही है, भाई उनका भी तो खर्चा लगता है, तो कम्युनिकेशन रिपोर्ट भी बनानी पड़ती है। अब अर्न्ड वैल्यू एंड इट्स एप्लीकेशन इन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट क्या होता है, ईवीएम, ये इलेक्ट्रिकल वैल्यू वाली मशीन नहीं है, मॉनिटरिंग मशीन, ईवीएम ये वाला है। अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट, ईवीएम इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड टू measure the project's performance and progress in terms of earned value, which represents the value of a work completed to date. The concept of earned value involves integrating cost, scheduling and scope metrics to provide a comprehensive view of project performance. Earned value and its application. तो earned value management क्या होता है कि भाई आपका ओवरऑल उस प्रोजेक्ट से प्रॉफिट कितना बनने वाला है, आप क्या अर्न करने वाले हो, क्या कमाने वाले हो, ये चीज बताना, ठीक है, वही होता है हमारा अर्न वैल्यू मैनेजमेंट। की कंपोनेंट्स क्या है, प्लान वैल्यू, प्लान वैल्यू ऑल्सो नोन एज बजटेड कॉस्ट ऑफ अ वर्क शेड्यूल, BCWS, रिप्रेजेंट द ऑथराइज्ड बजट एलोकेटेड टू शेड्यूल वर्क एक्टिविटीज टू स्पेसिफाइड पॉइंट इन टाइम। प्लान वैल्यू, आपने कितना खर्चा बताया था एक टाइम के लिए कि इतने समय में इतने में प्रोजेक्ट बनेगा। लेमन लैंग्वेज में बताऊं, ठेकेदार आपको बताता ना कि भाई मैं आपका घर बना दूंगा इतनी देर में, 20 लाख रुपए दीजिए, 40 लाख रुपए दीजिए, मैं 25 गज का घर आपका 4 मंजिल का इतने देर में बना के दे दूंगा, मटेरियल कॉस्ट सब मेरा, वो चीज होती है। अर्न वैल्यू क्या होता है, अर्न वैल्यू ऑल्सो नोन एज बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, BCWT, रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ वर्क एक्चुअली कंप्लीटेड एंड वेरीफाइड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। इट मेजर द प्रोग्रेस मेड इन टर्म्स ऑफ द बजटेड कॉस्ट एट द वर्क परफॉर्म्ड। अर्न वैल्यू में क्या होता है कि मान लीजिए जब आपसे पूछा जाए तब आप उसको बता दो कि भाई इस हिसाब से खर्चा लग रहा है, जो मैंने आपको एस्टिमेट बताया था। अब आप मेरे से 1 साल के बीच में अगर 2 महीने बाद भी पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि इतना खर्चा लगा है और इतना पैसा मेरे पास रिमेनिंग बचा हुआ है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। एक्चुअल कॉस्ट, actual costs represent the total cost incurred to date for the work performed, including labor, material, equipment, overhead and other expenses. अब क्या हो गया, अर्न वैल्यू बताई आपने, परफॉर्म वैल्यू बताई, बट एक्चुअल कॉस्ट हमेशा ऊपर नीचे होती है, प्लस माइनस 5 लगता ही है। हो सकता है कि आपके थोड़े कम खर्चे लगे हो सकता है कि आपके ज्यादा खर्चे लगे हो, क्योंकि आपने उसमें वेरिएबल्स को इंक्लूड किया है या नहीं किया, ये बड़ा एक चैलेंज है। आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और ऑन द अदर हैंड अगले ही महीने लोहे का दाम बढ़ गया तो क्या होगा, बिल्डिंग का कॉस्ट ओवरऑल बढ़ जाएगा क्योंकि सरिया तो लगी रहा ना। सीमेंट का कॉस्ट घट गया तो फिर क्या होगा, अपने आप तुम्हारा सामान सस्ता हो जाएगा, आपका बजट कम लगेगा। एप्लीकेशन ऑफ अर्न वैल्यू इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अर्न वैल्यू मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स दीज की मैट्रिक्स टू असेस द प्रोजेक्ट्स परफॉर्मेंस एंड फोरकास्ट। शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, SPI, SPI इज इक्वल टू अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या है, PV बताओ, प्रॉफिट वैल्यू। SPI measures the efficiency of schedule performance, indicating whether the project is ahead or behind. Cost performance index, CPI, CPI is equal to earned value divided by actual cost. Variance analysis, variance analysis compares the planned and earned and actual values to identify the deviations from the base plan. Estimated at completion, EAC, EAC estimates the total cost required to complete the project based on current performance. Schedule variance, SV is equal to EV minus PV. Cost variance, CV is equal to EV minus AC, actual cost. By using earned value management techniques, project managers can proactively identify the performance issues, take corrective actions, optimize resource utilization and improve the project outcomes, ultimately enhancing project success and stakeholder satisfaction. What is an asset beta? Discuss the factor that determine asset beta. Asset beta, also known as
unlevered beta or pure play beta is a measure of the systematic risk or volatility in an individual asset or investment relative to the overall market. It represents the sensitivity of the assets return to changes in the overall market returns independent of assets, capital structure और financial leverage. तो समझो asset beta क्या होता है. ये एक unlevered beta है और pure play beta है. इसमें जो रिस्क लिया जाता है ना इंडिविजुअल एसेट्स पे या इन्वेस्टमेंट रिलेटिव में ओवरऑल मार्केट के, उसको हम बोलते हैं एसेट बेटा. जिसका मतलब यही है जो मैंने बताया कि अगर बाद में कॉस्ट बढ़ जाता है, किसी इंडिविजुअल का कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट बढ़ जाता है, घट जाता है, जिसको हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं, वो एसेट बेटा कहलाता है. तो नेचर कैसा होता है? नेचर ऑफ द बिजनेस फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द एसेट बेटास. द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ द एसेट बेटा इज द नेचर ऑफ द बिजनेस और इंडस्ट्री इन विच द एसेट ऑपरेट्स. Different industries have varying degrees of sensitivity and macroeconomics factors, market conditions, regulatory environments, and technological changes which influence their asset betas. Market cyclicity. The cyclicity of the market in which the asset operates affects its assets beta. Assets in cyclical industries such as construction, automotive, and manufacturing tend to have higher betas due to their sensitivity to economic fluctuations and business cycles. सही बात है. जो कंस्ट्रक्शन होती है, मैंने जब बताया था सीरिया वाला एग्जांपल, क्योंकि वहां पे कॉस्ट अप डाउन होता रहता है और लंबा साइकिल चलता है किसी भी का. एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को बनने में कम से कम 4 से 5 साल भी लग जाती है. एक शोरूम को बनने में, एक मॉल्स को बनने में 10-10 साल भी लग जाती है. तो क्या होता है उसमें, आपका एसेट बेटा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि चीजें बदल जाती है, कॉस्ट हमेशा बढ़ जाती है उसमें अक्सर. Operating leverage which measures the proportion of the fixed assets to variable costs in the production process impact asset beta. Financial leverage which refers to the use of debt financing to fund operations and investment can influence assets beta indirectly. By financial leverage, आपका फाइनेंशियल लेवरेज किस तरीके का है, आप किस तरीके से अपना फाइनेंस को जुटा रहे हो, आप लोन ले रहे हो, आपको कॉन्ग्लोमेरेट. अक्सर मेगा प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, कंजोर्शियम बनता है बहुत सारे बैंक्स का. कोई एक अकेला बैंक इतने बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं करना चाहता या कर नहीं पाता, तो क्या होता है 4 से 5 बैंक मिलके उसको फाइनेंस करते हैं. रेवेन्यू स्टेबिलिटी. द स्टेबिलिटी दैट प्रेडिक्टेबिलिटी असेट्स रेवेन्यू स्ट्रीम्स इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स असेट्स बेटा. असेट्स विद स्टेबल एंड रिकरिंग रेवेन्यू सच एज यूटिलिटीज, कंज्यूमर स्टेपल्स एंड हेल्थ केयर tend to have lower assets beta compared to assets with volatile uncertain revenue streams. Market की position. The market position and competitive dynamics of the assets within its industry affect its assets beta. Assets with dominant market positions, strong brand recognition, and competitive advantages may have lower assets betas due to their resilience in the market and fluctuation in competitive pressures. Regulatory environment. The regulatory environment in which the assets operates can impact its assets beta. Assets in heavy regulated industries such as utilities, telecommunication, and healthcare may have lower assets betas due to their stability and predictability offered by regulatory oversights. Global factors. Global economics and geopolitical factors such as interest rates, inflation, currency fluctuation, and trade policies can influence assets beta. Overall, assets beta influenced by combination of industry specific factors, market dynamics, operational characteristics, and external factors which determine the asset sensitivity to systematic risk and its overall risk profile related to the market. अब क्वेश्चन 6 जो है हमारी बबीता जी वो आपको पढ़कर बताएंगी, जिसमें कि लीजिंग है और असेट सिक्योरिटाइजेशन है. तो आप पढ़ेंगे लीजिंग के बारे में. लीजिंग यानी किराए पे देना, भाड़े पे देना. लीजिंग पढ़ेंगे हमारी बबीता जी. रुक जाइए, लीजिंग पढ़ के बताइए. Leasing is a contractual arrangement between two parties, the lessor, the owner of the asset, and the lessee, the user of the asset. तो समझो लीजिंग, समझो लीजिंग आपने करा, जैसे आप घर पे लीज पे देते हो. घर आप क्या करते हो, 7 से 8 साल के लिए किराए पे दे देते हो, या 1 साल के लिए भी आप 11 महीने के लिए किराए पे देते हो. वो लीज ही तो है. एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हो आपके, भाई मैं अपना रूम रेंट कर रहा हूँ और 11 महीने तक ये इस शर्त पे हमें 2,000 रुपये किराया, 5,000 रुपये किराया, और अगले साल से ही 10 पकड़िए फिर इसको रिटेन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, तो 10% पे किराया इनका बढ़ जाएगा. यही तो होता है. तो हम क्या क्या लीज करते हैं, हम रूम लीज करते हैं, इक्विपमेंट को लीज करते हैं, व्हीकल्स को लीज करते हैं, हाँ करते हैं ना, मशीनरी को लीज करते हैं. तो लीज पे इस तरीके आती है. लाइफ लीज किस तरीके की टाइप होती है, ऑपरेटिंग लीज होती है. एन ऑपरेटिंग लीज इज अ शॉर्ट टर्म लीज अरेंजमेंट वेयर द लीज डज नॉट अज्यूम द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स एसोसिएटेड विद द ओनरशिप ऑफ द. जैसे आपका रूम रेंट है, 11 महीने के लिए आप लीज करते हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें रिस्क आपको कम रहता है. 11 महीने के बाद आपको
सामने वाले को आप या तो आपके कमरे से हटा सकते हो या फिर उसको रिन्यू कर सकते हो। ऑपरेटिंग लीज जो है वो इस तरीके की होती है। फिर आपकी फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज क्या होती है? फाइनेंस लीज ऑल्सो नोन एज कैपिटल लीज is a long-term lease arrangement where the lease assumes sustainability at the all risk and rewards associated with ownership as such. Financial lease are structured resemble ownership as a fundamental accounting of leased assets. तो फाइनेंस लीज किस तरह की होती है? जहाँ पे आपका तय रहता है कि भाई मेरा आप ये जो मेरा ये स्पेस है, अगर आप मान लीजिए किसी को कैपिटल लीज जिस तरीके होती है कि भाई आपने बोला कि भाई ये मेरा स्पेस है, इसके बगल में आप मुझे इतने पैसे दे दो, ठीक है। आपने किसी से आपने होगा कि कॉन्ट्रैक्ट पे घर ले लिए जाते हैं, कुछ कमरे ले लिए जाते हैं, आप 4 लाख का डिपॉजिट करते हो, सामने वाले को बोलते हो आप भाई रूम यूज कर लो, 2 साल बाद मैं आपको 4 लाख रुपए फिर दे दूंगा और आप ये रूम खाली करके चले जाना। इस तरीके की भी लीज होती है, उसको बोलते हैं फाइनेंस लीज। बेनिफिट्स ऑफ लीजिंग। कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल। देखो कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल, एक तो आपका कैपिटल बचता है लीज करने से, यानी आपको अगर एक रूम करना है, फैक्ट्री खोलनी है, तो आप लीज करते हो तो आपके पैसा बचता है, रेदर देन आप फैक्ट्री खरीद लो। फैक्ट्री खरीदोगे तो आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा, बट ऑन द अदर हैंड अगर आप लीज करोगे तो आपको पैसा कम देना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी। अब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? मान लीजिए आपको वो कल को वो फैक्ट्री नहीं चली आपकी, या आपको फैक्ट्री उस जगह पे नहीं चली, तो आप अगर लीज है तो आप क्या करोगे? आप वो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद कहीं और खोल लोगे, कहीं और मूव आउट कर जाओगे, ठीक बात है। और सामने अगर वही अदर हैंड अगर आपने खरीद लिया होता तो आपको बहुत बड़ा लॉस होता। टैक्स बेनिफिट। डिपेंडिंग ऑन द लीज स्ट्रक्चर दैट लोकल टैक्स रेगुलेशन लीज पेमेंट्स में टैक्स डिडक्टेबल एंड बिजनेस एक्सपेंसेस। तो टैक्स बेनिफिट भी मिलता है क्योंकि आप एक टैक्स क्या नाम है, आपने घर खरीदा नहीं है, आपने कोई एसेट्स ऑन नहीं करा, आपने एक लायबिलिटी अपने ऊपर क्रिएट की है, तो लीज पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलती है। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग लीजेस में अलाउ बिजनेस टू कीप लाइज असेट्स ऑफ देयर बैलेंस शीट्स विच कैन इंप्रूव फाइनेंशियल रेशियोज एंड क्रेडिट वर्दीनेस। अब है हमारा असेट सिक्योरिटाइजेशन, जो हमारे पढ़ाएंगी हमारी बबीता जी। बबीता जी पढ़िए असेट सिक्योरिटाइजेशन। Asset सिक्योरिटाइजेशन is a financial process where liquid assets such as loans, Mortgage. mortgages, or receivables are pooled together and converted into ट्रेडेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, देखो असेट सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है? किसी असेट को सिक्योरिटाइज करना। सरसाई का आपने नाम सुना होगा, सरसाई कर दी गई इसकी, इस असेट की सरसाई कर दी गई, ये क्या होता है? सरसाई का क्या मतलब होता है? सरसाई का मतलब यह है 3 महीने का हो गया सरसाई तो उसको क्लोज कर दी। नहीं, ये सरसाई का मतलब ये नहीं है। सरसाई का मतलब है कि उस पर गवर्नमेंट एक सिक्योरिटी अमाउंट लगा देती है कि हमने इसको लोन दिया है और इससे इस जो मॉर्गेज है या ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर इस बैंक का ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है, उस बैंक उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट में एक बैंक ने इतना चार्ज दे रखा है, तो आपको क्या है वो गवर्नमेंट के पोर्टल पे, सरसाई के पोर्टल पे आपको दिख जाएगा ऑलरेडी कि इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में एक पर्टिकुलर बैंक ने इतना लोन दे रखा है। तो उससे क्या होता है, उससे आपको पता रहता है कि भाई इसके और लोन देना है या नहीं देना है, और ये प्रॉपर्टी फिर वो ऑनर डायरेक्टली बेच नहीं सकता, ये बात होती है। तो जैसा कि पता लगा एसेट सिक्योरिटाइजेशन क्यों करते हैं? इनटू ट्रेडेबल सिक्योरिटी नोन एज एसेट बेस्ड सिक्योरिटी एबीएस। दिस सिक्योरिटीज एंड देन सोल्ड टू इन्वेस्टर्स प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द ऑरिजिनेटर एंड नेसेसरी ट्रांसफर टू द क्रेडिट रिस्क इन्वेस्टर्स। Asset pooling. The originator who aggregate a pool homogeneous or similar assets such as mortgage, loan and credit card receivables into a receivable purpose vehicle SPV or trust. Structuring. The assets in the pool are structured into different tranches based on their risk profiles and cash flow characteristics. Issuance of securities. The SPV issues assets backed securities, ABS backed by the cash flow generated from the underlying assets. Distribution of investors. The ABS are sold to investors in the capital markets, providing them the exposure to the underlying assets cash flow. Benefits asset securitization का access to capital, risk transfer, diversification, efficiency. अब है question 7. How is capital market different from money market? Explain briefly the various creditorship instruments which companies can raise funds. Discuss the main difference between the creditorship securities and ownership securities. कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होती है? तो कैपिटल मार्केट रिफर्स टू अ फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी सच एज स्टॉक, बॉन्ड्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स आर बॉट एंड सोल्ड। तो कैपिटल मार्केट क्या है? जैसे डीमेट होता है जहां पे आप स्टॉक खरीदते हो बेचते हो, दैट इज अ कैपिटल मार्केट। इट फैसिलिटेट्स द रेजिंग ऑफ कैपिटल फॉर मनी कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स अलाउइंग देम टू फंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट। कैपिटल मार्केट्स आर typically used for transaction involving longer maturity periods, higher risk and potentially higher returns compared to money markets.
बट ऑन द अदर मनी मार्केट क्या होती है? मनी मार्केट्स आपका होता है जैसे कि एफडीज, डेट सिक्योरिटीज, जो कि आपकी 1 ईयर और लेस ट्रेडेड होती है। सीडीज हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, आपके रिपर्चेस एग्रीमेंट्स हो गए, रेपोज। मनी मार्केट्स आर कैरेक्टर्ड बाय हाई लिक्विडिटी, लो रिस्क एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लैंडिंग एक्टिविटीज। मनी मार्केट उस तरीके की होती है। क्रेडिटरशिप इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फंड रेजिंग, बॉन्ड आपके होते हैं। बॉन्ड्स आर डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट्स टू रेज कैपिटल। डिबेंचर्स होते हैं आपके। डिबेंचर्स आर अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय कॉर्पोरेशन बैक्ड बाय द इशूअर्स क्रेडिट वर्दीनेस। फिर आपके नोट्स, प्रॉमिसरी नोट्स जिन्हें बोला जाता है। नोट्स आर सिमिलर टू द बॉन्ड्स बट हैव अ शॉर्टर मैच्योरिटीज, टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10 years। कमर्शियल पेपर्स होते हैं आपके। कमर्शियल पेपर इज द शॉर्ट टर्म प्रॉमिसरी नोट्स इशूड बाय द कॉर्पोरेशन टू रेज फंड्स फॉर इमीडिएट फाइनेंसिंग नीड्स सच एज पेरोल और इन्वेंट्री परचेज। प्रेफरेंशियल shares also known as preferred stock represent ownership in a corporation and preferential rights to dividends and liquidation process over common stockholders. Main differences between creditorship securities and ownership securities. तो creditorship securities क्या है? Debt obligation रहता है। Creditorship securities represent the debt obligation of the issuer. Fixed payments, creditorship securities typically involve fixed payments of interest and principal, providing investors with a predictable stream of income. No ownership right. Investors in creditorship securities do not have the ownership rights or voting privileges in the issuing company. Fixed maturity, creditorship issues securities have a fixed maturity date after which the issuer is obligated to repay the principal. Ownership securities में क्या है? Equity ownership. Ownership securities represents ownership stocks in the issuing company. Variable returns. Ownership securities provide investors with variable returns in the form of dividend and capital gains. Voting rights. वोटिंग के राइट्स रहते हैं। नो मैच्योरिटी डेट, ऑनरशिप सिक्योरिटी डू नॉट हैव द फिक्स मैच्योरिटी डेट, इन्वेस्टर कैन होल्ड देम इंडेफिनिटली, और जब तक उनको चाहिए तब तक होल्ड कर सकते हैं। इन समरी, क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज रिप्रेजेंट द डेट ऑब्लिगेशन विद फिक्स पेमेंट्स एंड नो ओनरशिप राइट्स, while ownership securities represent the ownership stakes in the company with variable returns, voting rights. Both types of securities serve as important instruments for companies to raise funds and investors to deploy capital based on their risk preferences and investment ऑब्जेक्टिव्स। अब है क्वेश्चन 8 और इसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। बबीता जी इसको बहुत ज़्यादा ईगरली पढ़ना चाहती हैं क्योंकि उनको फाइनेंशियल इंजीनियरिंग बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है उनका, ये पढ़ेंगी वो। पढ़ के बताइए क्वेश्चन 8। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल, स्टैटिकल एंड computational techniques to design, develop and implement innovative financial product strategy and solution to meet specific objectives or solve complex financial problems. देखो, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग नाम से समझ में आ रहा होगा। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग यानी फाइनेंस को इंजीनियर करना या उसको डेवलप करना। तो कैसा होता है फाइनेंशियल इंजीनियरिंग? रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल यानी मैथमेटिक्स के सहारे से, स्टैटिस्टिक्स के सहारे से, कंप्यूटेशन के सहारे से हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई किस तरह की फाइनेंस नीड्स को हमें इंप्लीमेंट करना है एक कंपनी में या एक फर्म में या फिर एक इंडिविजुअल के लिए। दैट इज फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं फाइनेंशियल इंजीनियरिंग को, मार्केट की डिमांड। पहला तो मार्केट की डिमांड कि भाई किस तरह की मार्केट डिमांड है, जो मैंने आपको समझाया बार बार कि अगर आरबीआई का रेट कम है, रेपो का रेट कम है तो हम लोग बोरो ज्यादा करते हैं। अगर आरबीआई का रेट ज्यादा है तो हम इक्विटी शेयर्स या डिबेंचर्स के थ्रू पैसे को गैदर करते हैं, कैपिटल फंड्स को रेज करते हैं। तो मार्केट की डिमांड कैसी है वो डिपेंड करता है। दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स कितनी कठिन हो रही, कितनी जटिल है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द कॉम्प्लेक्सिटी, वोटिलिटी एंड इंटरकनेक्टेडनेस, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ठीक बात है, कॉम्प्लेक्सिटी। अगर किस तरीके का मार्केट चल रहा है, मार्केट में अगर मान लीजिए परचेसिंग पावर लोगों के पास ज्यादा है, लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ज्यादा चीजें, ज्यादा पैसा बोरो करके ज्यादा प्रोडक्ट बना के मार्केट में थ्रू आउट कर दूंगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर लोगों के पास पैसा कम है तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं कैपिटल गेन कम करके अपना कैश रिजर्व को रखूंगा अपने पास और कम प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करूंगा और उसके लिए मैं कम बोरो करूंगा मार्केट से। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, भाई कितनी टेक्नोलॉजी आपकी इक्विप्ड है। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली इन कंप्यूटिंग पावर, डाटा एनालिटिक्स एंड एल्गोरिथम ट्रेडिंग हैव फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। आजकल क्या है कि आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। पहले तो आपको पेपर पेन लेके बैठना पड़ता था, चार्ट्स बनाने पड़ते थे, आपको अज्यूम करना पड़ता था, फॉर्मूलाज पुट करने पड़ते थे। आजकल एक्सेल की दुनिया, एआई की दुनिया है। आप सिर्फ नंबर डालिए, आपके पास प्रोजेक्शंस खुद आ जाएंगी चलकर कि आपका अगर इस रेट से आपका ग्रोथ हो रहा है तो आपका अगले 25 साल में क्या
आपका रिस्क रहेगा, क्या आपको कितनी आपकी ग्रोथ हो सकती है, वो सारी चीजें आपको पता लग जाती है। सिंपल सी बात है, बस जस्ट फ्यू क्लिक्स फॉर फ्यू AI कमांड्स एंड आपके पास सब कुछ प्रेजेंट होता है। रेगुलेटरी एनवायरमेंट, रेगुलेटरी चेंजेस इन द रिफॉर्म्स इट्स फाइनेंशियल मार्केट्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट एंड अडॉप्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंजीनियरिंग टेक्निक्स। रेगुलेटरी एनवायरमेंट, कैसा रेगुलेटरी एनवायरमेंट है, कितना स्ट्रांग आपका रेगुलेशन है वहां की, कितनी टैक्स इंप्लीमेंटेशन कैसी है, वो सारी चीजें रिस्क करती है। फिर रिस्क मैनेजमेंट, कैसे आप रिस्क को मैनेज करते हैं, कैसे आपके की ड्राइवर्स हैं जो आपकी मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आपका बिजनेस का नेचर कैसा है और कैसा रिस्क है, वो भी बात है। इन्वेस्टर सोफिस्टिकेशन, इन्वेस्टर सोफिस्टिकेशन डिमांड ऑफ द कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन हैव इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। आजकल क्या है, लोगों का आपने देखा होगा इन्वेस्टमेंट का तरीका बदल गया। पहले के लोग कैसे थे, बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट देते थे। वो क्या करते थे, ज्यादातर अगर आपने सुना होगा अपने मम्मी पापा को भी, वो लोग क्या कहते थे, बस एफडी डाल दे, एफडी डाल दे, सोना खरीद ले, इससे ज्यादा उनका इन्वेस्टमेंट का कोई दूसरा तरीका नहीं था। बट आज आप देखो, आज के इन्वेस्टर्स क्या है, वो शेयर में भी पैसा लगाते हैं, डेट में भी पैसा लगाते हैं, ठीक है, वो इनफैक्ट वो P2P लैंडिंग भी कर लेते हैं, पब्लिक टू पब्लिक लैंडिंग भी कर देते हैं, डिजिटल गोल्ड भी खरीद लेते हैं, और एफडीज में पैसा उतना नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इन्वेस्टमेंट जो उसके पास रिटर्न आ रहा है मेरा, वो ROI कम है एफडीज में, और मैं अदर मेथड में लगाता हूं तो हाई रिस्क लेके वो फिर भी उसमें ले लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, आज की डेट में क्या है भाई कि एक इंडिया में बैठा बंदा भी बिटकॉइन खरीद पा रहा है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। वो उसको पता है कि भाई मेरे को कहाँ कहाँ पैसा लगाना है। यूएस ट्रेड करते हैं, यूएस के स्टॉक में भी ट्रेड कर लेते हैं लोग करने वाले। इस तरीके की चीजें हो गई, ग्लोबलाइजेशन ने सब कुछ कर दिया। आज फॉरेन कंपनीज हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, हमारी इंडियन कंपनीज फॉरेन में इन्वेस्ट कर रही है। पहले अमेरिका बोलता था क्या हो तुम, अब हम अमेरिका को बोलते हैं तू क्या है बे, वही वाली बात हो गई है ना। कंपटीशन एंड इनोवेशन, भाई कंपटीशन क्या है, एक हेल्दी कंपटीशन किसी बिजनेस को ग्रो करने में मदद करता है। आप सिंपल सी बात है, आपको जब चैलेंजेस मिलते हैं, आपको सामने एक एग्जांपल मिलता है, फॉरेन कंपनी से सीखने को मिलता है कि भाई अगर वो हमसे ऐसा क्या अच्छा कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, हम उनसे सीखते हैं या वो हमसे सीखते हैं। तो वो कंपटीशन भी एक तरह से इनोवेशन को रोल करता है। इन कंक्लूड करें अगर हम इसे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग इज अ डायनामिक एंड इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट combines finance, mathematics, computer science and economics to create innovative financial products, strategies and solutions. Factors such as market demand, technological advancement, regulatory environment, risk management, investor sophistication, globalization and competition contribute to the growth and evolution of financial engineering in the global financing marketplace. तो दोस्तों एक और पेपर हमने डिस्कस करके खत्म कर दिया, हमारा MMPF2, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। आप लोगों से मेरी सिर्फ यही दरखास्त है, बबीता जी के लिए लाइक कर दीजिएगा, मेरे लिए शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, टाटा बाय, लव यू ऑल।